नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा टिक्स डिसऑर्डर को मैनेज करने के, ट्रीट करने के 2 सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़, 2 सबसे इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ मतलब इलाज के तरीके, जिनकी मदद से टिक्स डिसऑर्डर या टॉरेट सिंड्रोम उसे दूर किया जा सकता है बच्चों में, जो कि ये बहुत ही सामान्य प्रॉब्लम है। बहुत से बच्चों में टिक्स मिलते हैं, बच्चे टिक्स शो करते हैं, किसी न किसी टाइम पर, किसी न किसी ड्यूरेशन के लिए, कुछ बच्चे थोड़े समय के लिए तो कुछ बच्चे ज़्यादा समय के लिए टिक्स अक्सर शो करते हैं। हालाँकि बहुत कॉमन नहीं है, करीब 2% 3% बच्चों में ये फिर भी मिलती है प्रॉब्लम और कुछ मामलों में ये बहुत डिसेबलिंग हो जाती है, मतलब बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है और बिना इलाज के दूर नहीं होती। हालाँकि ज़्यादातर मामलों में ये बिना इलाज के दूर नहीं होती, पर कुछ मामलों में बच्चे की लाइफ़ बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो जाती है। स्कूल में, फ्रेंड्स के साथ, घर पे बच्चे को अपना खाली टाइम या अलग-अलग टाइम पर उसे खुद को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है टिक्स डिसऑर्डर। तो इस वीडियो में हम 2 तरह के ट्रीटमेंट पर बात करेंगे, एक मेडिकल ट्रीटमेंट, एक नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट। एक मेडिकेशन के थ्रू और एक नॉन मेडिकेशन वाला ट्रीटमेंट मतलब बिहेवियर थेरेपी, जिसे हम हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग कहते हैं या हैबिट रिवर्सल थेरेपी कहते हैं, HRT। टॉरेट सिंड्रोम जो है उसको ट्रीट करने के लिए मेन जो है वो 2 ही ट्रीटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है वह मेडिसिन का होता है। तो सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट जो होता है वह मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, जिसमें मेनली क्या किया जाता है, दिमाग में जो एंग्ज़ायटी होती है जिसकी वजह से टिक्स डिसऑर्डर होते हैं, उस एंग्ज़ायटी को कम करने के लिए दवा दी जाती है। दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो एक केमिकल होता है, उसको टारगेट करती है ये मेडिसिन और वो जो केमिकल होता है वह नॉरएपिनेफ्राइन केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। उस केमिकल के लेवल्स बिगड़ जाते हैं जिस वजह से टिक्स डिसऑर्डर आता है। तो उसके लेवल्स को, उसके स्तर को मैनेज करने का काम करती हैं ये दवाएँ, जो कि टिक्स डिसऑर्डर के मैनेजमेंट में बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। कई बच्चों को कुछ ही डोज़ेज़ से टिक्स डिसऑर्डर में आराम आ जाता है। करीब-करीब आधे बच्चे, 40 से 50% बच्चे मेडिसिन से रिस्पॉन्स दिखाते हैं। मतलब 40 से 50% बच्चों पर तो मेडिसिन का ही असर सिर्फ़ आ जाता है। मेडिसिन्स बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं उनके लिए और केवल मेडिसिन से ही वे ठीक हो जाते हैं। ख़ासकर कि ये जो नॉरएपिनेफ्राइन वाली दवाएँ हैं जो। दूसरी एक कैटेगरी होती है मेडिकेशंस की, जो टॉरेट सिंड्रोम में बहुत आम तौर पे इस्तेमाल में लाई जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है, वे होती हैं एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। ये जो मेडिकेशंस होती हैं, ये अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं या कुछ ओसीडी केसेज़ में भी ये यूज़ की जाती हैं, उसमें सिम्पटम्स को रिलीफ़ देने के लिए, जिन्हें एंटीसाइकोटिक कहा जाता है। मतलब ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए ही बनी है मेनली, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया वाले डिसऑर्डर्स आते हैं। हालाँकि बाइपोलर, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया और भी कई बीमारियों में ये दवाएँ दी जाती हैं। ये जो दवाएँ होती हैं, ये दिमाग में जो एक केमिकल होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको डोपामिन कहते हैं या डोपामाइन, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो पहले वाले जो मेडिसिन्स थी वो नॉरएपिनेफ्राइन पर काम कर रही थी, ये वाली मेडिसिन्स डोपामाइन पे काम कर रही हैं। ये वाली भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, पर इनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। इसकी वजह से अक्सर ये दवाएँ रिकमेंड नहीं की जाती या ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं की जाती, या की भी जाती हैं तो बहुत लो डोज़ेज़ में की जाती हैं और तभी की जाती हैं ये यूज़ जब बच्चे का किसी भी दूसरी दवा से या ट्रीटमेंट से इलाज ना हो पा रहा हो। हालाँकि ये इफ़ेक्टिव बहुत होती हैं। सो एक तरफ नॉरएपिनेफ्राइन है, जो 40-50% केसेज़ में ही रिलीफ़ लाती हैं। दूसरी तरफ एक अल्टरनेटिव है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं बट इफ़ेक्टिव बहुत होती हैं, जल्दी भी असर ले आती हैं। तीसरा एक अल्टरनेटिव होता है जो कि मेडिसिन के अलावा दिया जाता है, या जिसे कहें कि मेडिसिन ट्रीटमेंट जहाँ पर वर्क नहीं करते या जहाँ पर देना सही नहीं समझा जाता, या जैसे कई पेरेंट्स मेडिसिन दिलाना नहीं चाहते अपने बच्चे को, वहाँ पर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, बिहेवियर थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव होती है और ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स उन केसेज़ में बहुत इफ़ेक्टिव देखे गए हैं। या तो मेडिसिन्स के साथ अगर बिहेवियर थेरेपी दिया जाए, तो वो बहुत अच्छे असर ले आती है, या कई मामलों में बिना मेडिसिन के भी थेरेपी काम कर जाती है। जैसे बिना थेरेपी के मेडिसिन काम कर सकती है कई मामलों में, ऐसे ही कई मामलों में बिना मेडिसिन के थेरेपी भी काम कर सकती है, पूरे-पूरे अच्छे रिज़ल्ट्स ले आती है वो।
बहुत सारे जो टॉरेट सिंड्रोम या टिक डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अक्सर ऐसा बताते हैं कि जब वो टिक दिखाने लगते हैं, मतलब जब उन्हें टिक होने लगता है, मोटर या वर्बल टिक, जैसा भी उनको सिम्पटम है, परेशानी है, तो उससे पहले उनको एक सेंसेशन, एक फीलिंग होती है बॉडी में। ज़्यादातर ये उसी हिस्से में होती है जिस हिस्से में वो टिक दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बच्चा बार-बार अपनी गर्दन हिलाता है, तो गर्दन में उसे एक फीलिंग आती है। टिक से पहले फीलिंग आती है। तो मान लीजिए बच्चा झटके से गर्दन हिलाता है, तो गर्दन हिलाने से पहले उसे फीलिंग आती है कि मैं टिक दिखाने जा रहा हूँ। मेरे को टिक आने वाला है, मेरे को टिक होने वाला है। या मान लीजिए बच्चा जो है वह ज़ोर-ज़ोर से आँखें बंद करता है अपनी, या अपनी आँखें घुमाता है। तो उस केस में क्या होगा, बच्चा कहेगा मुझे ना आँखों के आस-पास बड़ी अनकंफर्टेबल, बड़ी एंग्ज़ायटी जैसी फीलिंग आने लगती है। डिस्कम्फर्ट सा फ़ील होता है, बेचैनी सी फ़ील होती है और मुझे लगता है कि अब मुझे टिक दिखाना चाहिए। तो टिक दिखाने से पहले ये आई हुई फीलिंग, ये बच्चा उसके लिए अक्सर कई बार अवेयर होता है और वो ऐसा महसूस करता है कि टिक से पहले उसे ये डिस्कम्फर्ट आता है और इस डिस्कम्फर्ट के आने के बाद अक्सर वो टिक दिखाता है, तो उसे पता चल जाता है कि अब टिक आने वाला है, अब मैं टिक दिखाऊँगा। इसी फीलिंग को टारगेट करके एक बिहेवियर थेरेपी है, एक बिहेवियरल इंटरवेंशन है, टेक्नीक है जो यूज़ की जाती है, अप्लाई की जाती है, जिसे हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग या हैबिट रिवर्सल थेरेपी कहते हैं, एचआरटी। ये जो एचआरटी है, ये उसी अनप्लेज़ेंट फीलिंग के ऊपर टारगेट करती है, फ़ोकस करती है, जो टिक दिखाने से पहले बच्चे को महसूस होता है। या तो ये उस हिस्से में महसूस हो सकता है, जिस हिस्से में बच्चा टिक दिखाता है, जैसे आँखों के आस-पास हो गया, मसल्स में हो गया या फिर गर्दन में हो गया या हाथों में हो गया, जहाँ भी बच्चा टिक दिखा रहा है। या वो अनरिलेटेड एरिया में भी फीलिंग आ सकती है। अनरिलेटेड एरिया मतलब जैसे मान लीजिए कि बच्चे को गर्दन में टिक हो रहा है, बट उसको हाथों में या टाँगों में अनईज़ीनेस फ़ील होनी शुरू हो जाए। तो कई अलग-अलग तरीके से बच्चा डिस्कम्फर्ट की फीलिंग को रिपोर्ट करता है। तो कहीं न कहीं हम ये मान के चलते हैं कि टिक के लिए बच्चे को सिग्नल मिल रहा है। अंदर से ही उसे अंदेशा हो रहा है, अंदर से ही उसे पता चल रहा है कि अब आने वाला है, अब आने वाला है। उस सिग्नल को पकड़ के अगर वो बच्चा अवेयर हो जाए और उस सिग्नल को पकड़ के अगर वो उसका कुछ करे, उसको चेंज करे, मतलब सिग्नल को चेंज नहीं करना, बट सिग्नल से आने वाला जो टिक है, उस टिक को अगर वो चेंज कर दे, उस बिहेवियर को, तो बच्चे का टिक कम हो जाता है। यही आधार होता है हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग में। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, उस फीलिंग के प्रति जागरूकता लाकर बच्चे की, जो उसको एंग्जायटी हो रही है, बेचैनी महसूस हो रही है, पहले उस पर बच्चे की अवेयरनेस डेवलप कराते हैं, बच्चे को नोटिस करना सिखाते हैं। मतलब या तो बच्चा नोटिस करना जानता है या नहीं जानता है। दोनों केसेस में बच्चे को बताया जाता है कि देखो टिक से पहले तुम्हें एक फीलिंग आती है, उसको नोटिस करना शुरू करो, उसको ध्यान देना शुरू करो, उसको रेगुलर ध्यान दो। भले ही शुरू में हम ये नहीं टारगेट करते कि टिक कम हो, शुरू में हम सिर्फ यही टारगेट करते हैं कि बच्चे के अंदर अवेयरनेस आ जाए उस फीलिंग के लिए। तो जैसे बच्चा धीरे-धीरे फीलिंग के प्रति अवेयर होना शुरू हो जाता है, तब हम बच्चे को कहते हैं कि देखो अब फीलिंग के बाद तुम्हें टिक आएगा। तो टिक जो है, अब तुम उसको अगर शो ना करके अगर उसका एक अल्टरनेटिव बिहेवियर शो करो, एक नया बिहेवियर शो करो, जैसे गर्दन को लेफ्ट साइड मूव ना करने की बजाय राइट साइड धीरे-धीरे मूव करना। तो बच्चे ने क्या किया, अपने टिक के ऑपोजिट बिहेवियर एक शो किया, बिल्कुल उल्टा एक बिहेवियर शो किया। जो उसका टिक उसे करने को कह रहा है, उसने बिल्कुल उल्टा किया। तो लेफ्ट साइड मूव करने की बजाय उसने धीरे-धीरे राइट साइड मूव किया। हम ये नहीं कहते कि बच्चा रोक दे, हम ये नहीं कहते, क्योंकि रोकने से बच्चे की बेचैनी, एंग्जायटी बढ़ेगी। हम उसको कुछ दूसरा करने को कहते हैं, क्योंकि दिमाग एक टाइम पर एक ही चीज़ कर सकता है। रोकना मुश्किल है, क्योंकि रोकना ही अगर इतना आसान होता या रोकने से ही अगर काम बन जाता, तो बच्चा रोक चुका होता। रोक ना पाना ही तो उसकी असली प्रॉब्लम है। दबा ना पाना ही तो उसकी असली प्रॉब्लम है। यही तो उसे इम्पल्स कंट्रोल, हैबिट कंट्रोल की प्रॉब्लम बनाता है। तो हमें उसको दबाना नहीं है, हमें बच्चे को ये नहीं कहना कि मत करो, मत करो। नहीं, हमें क्या करना है, बच्चे के अंदर इच्छा आ रही है, फीलिंग आ रही है, हमें बच्चे का उस फीलिंग के बाद आने वाले बिहेवियर पर कंट्रोल डेवलप करना है। तो बजाय उसके कि वो ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी बिहेवियर शो करे, लेफ्ट साइड बार-बार अपनी गर्दन मूव करे, हमें बच्चे को मोटिवेट करना है कि फीलिंग आने के बाद तुम धीरे-धीरे राइट साइड मूव करना। तो राइट साइड मूव करने की वजह से और धीरे-धीरे मूव करने की वजह से बच्चे का कंट्रोल आ जाएगा और फिर हम बच्चे को कहेंगे कि जब आपके अंदर वो अनईज़ीनेस फीलिंग आती रहे, जब तक वो आती रहे तब तक अपना गर्दन जो है वो राइट साइड मूव करके धीरे-धीरे रखो आराम से, और जब वो फीलिंग चली जाए तो आराम से नॉर्मल हो जाओ। या मान लीजिए बच्चे का आँख को बहुत ज़ोर-ज़ोर से बंद करने का मन होता है। कई बच्चे ज़ोर-ज़ोर से आँखें बंद करके टिक दिखाते हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा कि बजाय तुम आँखें ज़ोर से बंद करने के, जब तुम्हारे को अनईज़ीनेस फ़ील हो, तुम धीरे-धीरे आँखें ना ऊपर से नीचे गोल-गोल घुमाना शुरू कर दो। तो होगा क्या कि बच्चे के अंदर जो इच्छा आ रही है आँख बंद करने की, हम उसे
खोलने के लिए रोक नहीं रहे, हम बच्चे को एक ऑल्टरनेटिव बिहेवियर दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम इच्छा को आगे परफॉर्म तो करो, पर उसकी बजाय कुछ नया बिहेवियर शो कर दो। तो दिमाग क्या करेगा, एक बिहेवियर की बजाय जब वो दूसरा बिहेवियर दिखाना शुरू कर देगा, तो अंदर से जो उसकी जो इच्छा होगी, उत्तेजना होगी, इम्पल्स होगा, एंग्जाइटी होगी, वो भी रिलीज हो जाएगी। धीरे धीरे कंट्रोल्ड तरीके से रिलीज हो जाएगी और वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे बच्चा जो है वो रिलीफ फील करेगा। फिर हम तब तक कराते हैं जब तक बच्चा एंग्जाइटी से रिलीफ ना ले ले। धीरे 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 प्रैक्टिस से बच्चा जो है ये नया बिहेवियर सीख लेता है और इस नए बिहेवियर को सीखने से उसकी टिक दिखाने की जो आदत है वह कम हो जाती है, इनवॉलेंटरी हैबिट्स कम हो जाती हैं, ऑटोमेटिक हैबिट्स जो है उसकी, और वो बच्चा कंट्रोल ले आता है। धीरे 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 ये बिहेवियर फिर वो बंद कर देता है दिखाना। ऐसा नहीं है कि एक पुराने ऑटोमेटिक बिहेवियर से एक नया बिहेवियर दिखाना वो शुरू कर देगा। ये भी बड़ा अजीब लगेगा कि बच्चा अब जोर जोर से आंखें बंद कर रहा है, उसकी जगह आंखें घुमानी शुरू कर दी। ये तब तक रखना है जब तक कि वो टिक पर कंट्रोल ना कर ले। ये नहीं है कि हम उसे एक नया टिक दे रहे हैं, हम उसको एक नया बिहेवियर दे रहे हैं, नहीं। हम उसको एक स्ट्रेटजी दे रहे हैं दिमाग के एक हिस्से से रास्ता बदल के दूसरे हिस्से पर ले जाने का। मतलब एंजाइटी हुई, मन ने कहा ये कर दो, उसने ये ना करके वो कर दिया, ए ना करके बी कर दिया, सी कर दिया। तो बच्चा क्या कर रहा है, बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स लाकर अपने को मैनेज कर रहा है। ये तरीका होता है हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग का, जिसके अंदर एक कंपीटिंग रिस्पॉन्स डेवलप किया जाता है। ये नए बिहेवियर को कंपीटिंग रिस्पॉन्स या कंपीटिंग बिहेवियर कहते हैं। इसको डेवलप करके बच्चा अपने ऊपर नियंत्रण ला पाता है, ला सकता है। दिमाग जब उत्तेजना देता है, एंग्जायटी देता है, तो उसको कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम उसे ट्रेन कर सकते हैं। तो हम हैबिट को रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, हम कुछ अलग चीज़ कर रहे हैं, इसी को हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग कहा जाता है। तो दिमाग को अगर हम ये कहेंगे रोक दो, मत करो, काम नहीं बनेगा उससे। हमें उसको कुछ नया डेवलप कराना पड़ेगा। हमें दिमाग की एंग्जायटी को कम करने के लिए उसे अलग से स्पेस देना पड़ेगा, सेफर एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, एक ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा एडेप्टिव और ज़्यादा कंट्रोल वाला उसको एक ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा, जिससे धीरे-धीरे वो एंग्जायटी पर काबू पा पाए। काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं जो इस ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस को दिखाती है। ये टेक्नीक, ये थेरेपी बेसिकली 5 स्टेप्स में होता है। मेरी कुछ दूसरी वीडियोज़ में देखिए कि वो 5 स्टेप्स कौन से होते हैं, उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बात किया है। आगे भी इस टेक्नीक के बारे में मैं और डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये 2 टेक्नीक्स या कह लीजिए कि 2 जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ट्रीटमेंट की, उसके बारे में जो जानकारी मिली है, आप उस जानकारी का लाभ उठा के सही तरीके से अपने बच्चे को ट्रीटमेंट दिलाएँगे। बिहेवियर थेरेपीज़ वैसे तो और भी कई तरीके की अवेलेबल हैं। कॉग्निटिव थेरेपी भी होती है जिसमें थिंकिंग को मॉडिफ़ाई किया जाता है, सेल्फ कंट्रोल डेवलप किया जाता है। इसके अंदर जो हैबिट रिवर्सल में जो हमारा टारगेट होता है वो थोड़ा अलग होता है, बिहेवियर थेरेपी में ही आता है, पर ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नीक है, रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी है और टिक्स डिसऑर्डर के मामले में इसे ही ज़्यादातर इस्तेमाल में लाया जाता है और यूनिवर्सली इसको अप्लाई किया जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स रिसर्चेज़ में इस टेक्नीक के देखे गए हैं। तो मेडिसिन्स नॉरएपिनेफ्राइन वाली या एंटीसाइकोटिक वाली, कई मामलों में एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंग्जायटी मेडिसिन्स भी दे दी जाती हैं, पर वो बहुत कम दी जाती हैं। और साथ ही साथ हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, ये 2 ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ सबसे इम्पोर्टेंट हैं टिक्स डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में। इस वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको इसकी ज़रूरत हो सकती है। अवेयरनेस फैलाएँ इस बारे में, इस टेक्नीक के बारे में और साथ ही साथ कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करें वीडियो के नीचे। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो, अगर आपने ये टेक्नीक यूज़ की है, आपको इसके रिज़ल्ट्स देखने में आए हैं, तो कमेंट करें। बताएँ दूसरों को कि आपको क्या फ़ायदा मिला, किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रही, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिले कि कैसे वो भी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, कैसे वो भी इस टेक्नीक से फ़ायदा ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। दूसरों को भी इसके बारे में पता चले और साथ-साथ अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब दूँगा या उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चैनल सब्सक्रिप्शन से आपको और बहुत सारी टिक्स डिसऑर्डर या कुछ दूसरी चाइल्डहुड बिहेवियर्स की जो प्रॉब्लम होती हैं, बच्चों की जो प्रॉब्लम होती हैं, उसके बारे में वीडियोज़ की जानकारी मिलेगी, आपको देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ कुछ दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर भी आप वीडियोज़ देख पाएँगे। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।